सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फ्रॉम 7 to 12 जुलाई के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा सेकेंड वीक बनता है जुलाई का। हमने अभी रिसेंटली एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इकोनॉमी जो है उसको समझेंगे थ्रू करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड पार्ट की। तो हमारा जो पहला इकोनॉमिक करंट अफेयर्स है वो है कि जो हमारा 17th ब्रिक्स समिट है वो हुआ है फ्रॉम 6 to 7 जुलाई इन द ब्राज़ील, और इसको हेड किया है लूला द सिल्वा, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के। और एक बात और आपको याद रखनी है कि ये जो समिट है ये 4th टाइम होस्ट की है ब्राज़ील ने। ड्यूरिंग दिस समिट एक डिक्लेरेशन निकल कर आया है। डिक्लेरेशन मतलब जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसका कुछ कंक्लूजन निकल कर आता है। तो ब्राज़ील के वहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के आया दैट इज़ नोन एज रियो दी जेनेरियो डिक्लेरेशन। वाई इट इज़ कॉल्ड सो? क्योंकि रियो दी जेनेरियो एक प्लेस है ब्राज़ील में और वहीं पर ये डिक्लेरेशन साइन हुआ है, तो इसीलिए हमने उसका नाम रख दिया रियो दी जेनेरियो डिक्लेरेशन, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं अब अपनी ही करेंसी में ट्रेड करेंगे। यानी कि हम डॉलर के इम्पैक्ट को क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, जिसको एक टर्म दी गई है दैट इज़ डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन मतलब कि डॉलर के इम्पैक्ट को हम कम करना चाह रहे हैं। ऑल्सो आपको ये भी याद रखना है कि अगर ये 17th समिट जो है, जो कि 2025 में ब्राज़ील में हुई थी, तो इससे पहले वाली जो है यानी कि 16th समिट है वो कहाँ पर हुई थी, दैट इज़ कज़ान में हुई थी। कज़ान कहाँ पर है? रशिया में हुआ है, जहाँ पर डिक्लेरेशन निकल के आई थी जिसका नाम था रशिया डिक्लेरेशन, ठीक है, या फिर कज़ान डिक्लेरेशन। इस समिट में आपको एक और चीज़ ये याद रखनी है कि चाइना और रशिया ने इस बार हमारी इस ब्रिक्स समिट को ज्वाइन नहीं किया था। और जो नेक्स्ट हमारी जो समिट होने वाली है 18th वन, वो कहाँ पर होगी? इंडिया होस्ट करेंगे उसको इन 2026, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि ये ब्रिक्स है क्या। तो इसके स्टैटिक फैक्ट्स हैं उसके बारे में बता देती हूँ कि जो ब्रिक्स है वो 2001 में जिम ओ नील जो थे उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी ब्रिक्स की, ठीक है, जिसकी पहली समिट जो है वो रशिया में 2009 में हुई। देन 2010 में हमने क्या किया, ब्रिक्स मतलब एस को ऐड कर दिया। पहले क्या थी? ब्रिक थी, BRIC। फिर 2010 में हमने साउथ अफ्रीका को ऐड किया। फिर 2024 में इजिप्ट, इथोपिया, UAE, ईरान और सऊदी अरेबिया जो है वो ऐड हुए। मोर ओवर आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो वैसे तो ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर है नहीं, बट ब्रिक्स का एक बैंक है जिसको हम बोलते हैं NDB। उस NDB बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में है। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है तो आपको मार्क करके आना है शंघाई। तो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज़ कहती है दैट इज़ नीति आयोग ने तो हमारी सेकेंड न्यूज़ है दैट नीति आयोग रिलीजेस सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स, ठीक है। तो नीति आयोग ने जो है वो सेकेंड एडिशन निकाला है किसका? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स। SDG क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको पता है हमारे 17 गोल्स हैं जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है। अच्छा, अगर आपको ये 17 गोल्स के बारे में नहीं पता है या आप उसको लर्न करना चाहते हैं तो हमारी एक वीडियो बनी हुई है जो कि प्लेलिस्ट है निमोनिक टेक्निक के नाम से, आप उसमें जाकर उसको इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस इंडेक्स की। तो ये इंडेक्स बेसिकली क्या बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो SDG गोल्स को लेकर कितना बेटर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमने इसको 84 इंडिकेटर्स पर जज किया है, और जिसमें से 41 जो हैं वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और 43 जो हैं वो स्टेट के जो हैं इंडिकेटर्स हैं उनके बेसिस पर। तो टोटल आपको बस याद रखना है 84 इंडिकेटर्स हैं। इसको डेवलप किया है नीति आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डोनर ने। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर क्या है? दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, विद UNDP, ठीक है। इन चारों ने मिलकर जो है वो क्या किया है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है। इसका जो सबसे फर्स्ट एडिशन है वो आया था 26 अगस्त 2021 में, क्योंकि सेकेंड एडिशन अब आया तो आपको पता होना चाहिए पहले वाला कब आया था, 2021 में।
इसमें 8 स्टेट जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि 7 तो सिस्टर्स हो गई, ठीक है, प्लस एक जो उनका भाई है जिसको हम सिक्किम बोलते हैं। तो इन 8 स्टेट्स की 121 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने स्टडी किया और उसमें से बताया कि जो टॉपर है वो है नाथियाल जो है मिज़ोरम की, वो टॉप पर है विद 81.43 स्कोर, और जो लास्ट में है वो है अरुणाचल प्रदेश की जो कि लॉन्गडिंग। तो अगर आप वैसे देखें तो सबसे लास्ट में ही आता है अरुणाचल, यानी बिल्कुल कॉर्नर पे है, एक्सट्रीम ईस्ट में है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। लॉन्गडिंग जो है वो सबसे लंबा था तो हमने उसको लास्ट में खड़ा कर दिया, तो विद 58.1 स्कोर, ठीक है। अब इसमें 4 कैटेगरीज हैं। 4 कैटेगरीज में आप देखेंगे तो सबसे पहले है अचीवर विद द स्कोर ऑफ 100, यानी कि स्कोर के बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है। अब ये बात आपको याद रखना ज़रूरी है कि जो भी अचीवर कैटेगरी है इसमें कोई भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट इस वाली कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। जो फ्रंट रनर है उसका स्कोर है 65 से 99, ठीक है। परफॉर्मर का 50 से 64 और एस्पिरेंट का 50 से कम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्टेट्स को डिवाइड किया। आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो अचीवर वाली कैटेगरी में नहीं है। मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, ठीक है, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, इन तीनों के डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो फ्रंट रनर में है, यानी फ्रंट रनर में जितनी भी स्टेट्स हैं इन तीनों स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स वो सारे किस में हैं, फ्रंट रनर में है, ठीक है। तो ये तो हमारी न्यूज़ थी। अब थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक फैक्ट में नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015। किसको रिप्लेस किया था उसने? प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। इसके वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी है, और इसके सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। और ये कौन से अप्रोच पर काम करता है? बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है। बस इतना ही बात आपको याद रखनी थी। नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो न्यूज़, उसमें है इंटरनेशनल सोलर अलायंस रीजनल मीटिंग टू बी हेल्ड इन एडिस अबाबा, इथोपिया, ठीक है। तो देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा। पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, जब हमारा COP 21 हुआ था, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ था पेरिस में, तो इंडिया और फ्रांस ने एक इनिशिएटिव लिया था कि हमें इस तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिससे कि देखो आपको पता होगा हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करते हैं। हमारी जो कंट्री है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करती है, और जितनी भी कंट्रीज इक्वेटर के पास हैं, यानी जिनके पास सनशाइन ज़्यादा आती है, जिनके पास सोलर एनर्जी जो है उसकी पर्याप्त मात्रा है, उन सभी कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए? उस सोलर पावर को यूज़ करना चाहिए, उसको उस रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर हमें क्या करना चाहिए? अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहिए, और जितने भी ये कोयला है जिससे हम अपनी एनर्जी को क्रिएट करते हैं, इस पर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहिए। तो इसी थॉट के साथ, इसी विजन के साथ जो है हम आए थे, और हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है बनाया विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, और इसको हमने फॉर्म किया 2015 में। आज इसके 123 मेंबर्स हैं, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया के कहाँ पर है? गुड़गांव में है, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि ऐसा भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में। तो देखो ये जो न्यूज़ है वो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो फैक्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। अब इसकी रीजनल मीटिंग हुई है जो कि एडिस अबाबा इथोपिया में हो गया। तो अगर आपको याद करना हो तो ऐसे याद रखना, ISA की मीटिंग जो है वो कहाँ पर? अब्बा ने लिया, यानी जो बड़े होते हैं घर के वही लेते हैं ना, तो अब्बा ने लिया, तो इससे याद रखना एडिस अबाबा इथोपिया में हुई थी, ठीक है। थीम आपको बता रखी है, वो आप पढ़ सकते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है दैट ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जो है वो 8 कंट्री बनी है जिन्होंने UPI को लॉन्च किया है, या फिर अपने यहाँ पर UPI सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तो अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो 5 देशों की विजिट पे गए हुए थे, जिसमें से एक था ब्राज़ील, क्योंकि उन्हें ब्रिक्स समिट अटेंड करनी थी, और बाकी 4 और कंट्रीज थी, जिसमें से वन ऑफ देम इज थी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फर्स्ट कैरिबियन नेशन है जिसने भीम को जो है अडॉप्ट किया, यानी UPI को अडॉप्ट किया है। और इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज़ हैं? सिंगापुर, UAE, फ्रांस, भूटान, नेपाल, मॉरिशस एंड श्रीलंका। ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑलरेडी हमारा UPI जो है काम कर रहा है।
एंड ये हमारे लिए क्या है, एक बहुत प्राउड की बात है कि यूपीआई जैसा हमारा सिस्टम जो है वो बाकी कंट्रीज़ भी क्या कर रही हैं, अडॉप्ट कर रही हैं। अच्छा, यूपीआई जो है इसके ऊपर भी एक न्यूज़ आएगी नेक्स्ट वीक में, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। अब आपको ये बताना है यूपीआई लॉन्च कब हुआ था और इसकी जो बॉडी है जो इसको रेगुलेट करती है वो कौन है। तो फॉर्म कब हुआ है और रेगुलेटिंग बॉडी के बारे में आपने मुझे बताना है इन द कॉमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है, Bulgaria become the 21st member to adopt euro after यूरोपियन यूनियन ग्रीन लाइट। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिन्होंने बुल्गारिया जो है उसको 25th मेंबर बना लिया, यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर वो सब किसको फॉलो करती हैं, उनकी करेंसी क्या है, कॉमन करेंसी है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरो। तो ये किस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जो आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप बहुत सारे क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, जिसमें प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया पढ़ते हैं, फ्री ट्रेड एरिया पढ़ते हैं, इकोनॉमिक यूनियन पढ़ते हैं, कस्टम यूनियन पढ़ते हैं। तो आपने पढ़ा इकोनॉमिक यूनियन जो है वो हमारा सबसे हायर मोस्ट जो है वो क्या है, फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो उसी के अंडर आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2026 से जो हमारी बुल्गारिया कंट्री है वो शिफ्ट कर जाएगी अपनी करेंसी लेव से कहाँ आ जाएगी, यूरो में। अच्छा, यूरोपियन यूनियन क्या है कि मैं नेक्स्ट न्यूज़ में आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसमें क्या है, पीएम मोदी सेट $20 बिलियन ट्रेड टारगेट विद ब्राज़ील बाय 2030। तो पीएम मोदी ने बोला है कि हम ब्राज़ील के साथ जो है वो ट्रेड करेंगे $20 मिलियन का बाय 2030। उन्होंने एक टारगेट रखा है कि 2030 तक हम इतना ट्रेड कर देंगे। ठीक है, ये ट्रेड तो शायद इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अभी हमारा 12.2 बिलियन हो रहा है और फिर हमें उसको 20 बिलियन लेके जाना है बाय 2030, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में सेकंड क्वेश्चन कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। तो उसमें वन ऑफ द प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है मर्कासुर। मर्कासुर में कौन कौन आते हैं उसके बारे में कंट्रीज़ हैं, ये फ्री मूवमेंट करती हैं गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, पीपल का। ठीक है, जितने भी सब चीज़ें हैं इन सब का क्या करती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करती है। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे पूछे मर्कासुर में कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं तो आपको कैसे याद रखना है, बापू से। ठीक है, बापू से कैसे याद रखेंगे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड उरुग्वे। ठीक है, तो ये ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके स्टैटिक फैक्ट्स। मैंने यूरोपियन यूनियन के स्टैटिक फैक्ट्स डाले हैं और शायद गलती से वो यहाँ आ गए हैं, तो आपको याद रखना है यूरोपियन यूनियन में उसकी ट्रीटी कब हुई थी, 1958 में, जिसको हम लिस्बन ट्रीटी के नाम से जानते हैं, और उसकी हेड है वो कौन है, उर्सुला वॉन। ये यूरोपियन यूनियन के जो है वो क्या बोलते हैं, फैक्ट्स हैं। और ये एक टर्म है ब्रेक्सिट, आपने सुनी होगी 2000, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट क्या है, ब्रिटेन का एग्जिट। ब्रिटेन जो है यूके जो है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम यूके से ज़्यादा अच्छा समझते हैं, तो ब्रिटेन जो है उसने एग्जिट कर दिया था यूरोपियन यूनियन से 2019 में। तो इस टर्म को हम बोलते हैं ब्रेक्सिट। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ द न्यूज़। नेक्स्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ दिस वीक, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, और एक एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको इसका एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास ना वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया अमंग द वर्ल्ड मोस्ट इक्वल सोसाइटीज़। ठीक है, क्या है, इक्वल सोसाइटीज़। तो उन्होंने क्या कहा कि इंडिया जो है ना वो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बहुत इक्वल है। कैसे इक्वल है, और हम 4th नंबर पर आ रहे हैं ग्लोबली। किस नंबर पर हैं, 4th नंबर पर हैं, किसमें, बाय द वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025। अच्छा, रिपोर्ट का नाम पहले आपको बताना चाहिए, वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रेव। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है, जिसमें इन्होंने एक गिनी इंडेक्स दिया है। उस गिनी इंडेक्स में हमारा जो इंडेक्स है वो है 25.5। ठीक है, 25.5 विद अ मेजर इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 28.8। ठीक है, 2011-12 में हमारा स्कोर था 28.8 और अब हमारा स्कोर है 25.5। और हम बेटर हैं, किन से बेटर हैं, चाइना, यूएस से और बाकी G7 और G20 कंट्रीज से।
जो कि थोड़ा सा शॉकिंग है, राइट। लेकिन आपको ये बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जिसको मैं नेक्स्ट वाली आपके स्लाइड पे बताती हूँ, दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी नॉट ऑफ इनकम, यानी कि हम इनकम इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंजप्शन इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है। बट आपको ये याद रखना है कि हम 4th नंबर पर हैं, हमारा स्कोर 25.5 है, हमसे बेटर जो हैं, यानी हम 4th नंबर पे हैं, तो फर्स्ट पे स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस, यानी कि SSB से आपको याद रखना है, स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस हमसे बेटर है। और हम मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी में आते हैं, किसमें? मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी की हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी कम है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया, हम वैसे तो कहते हैं कि इतनी इनइक्वालिटी है और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा इक्वल हैं। तो द रीज़न इज़ डिफरेंट मेथोडोलॉजी, और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंजप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको लेकर वर्ल्ड बैंक ने हमारी रिपोर्ट बनाई है, ठीक है। ओके। और अगर हम इनकम इनक्वालिटी की बात करें तो वो आज भी हमारी हाई है, यानी कि रिचर हाउस होल्ड जो है वो ज़्यादा हैं और जो रिचर कम है और पुअर ज़्यादा है, ठीक है, और उनके बीच का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने यहाँ पर गिनी इंडेक्स के बारे में बताया, यानी स्टैटिक भी आपको पता होना चाहिए। तो गिनी कोफिशिएंट जो है कोराडो गिनी ने दिया था 1912 में। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। 100 है तो पूरी इनइक्वालिटी है और 0 है तो मतलब कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, यानी कि परफेक्ट इक्वालिटी है। और इसको हम लॉरेंज कर्व से दिखाते हैं। और यही फिर लास्ट में पैराडॉक्स में यही लिखा हुआ है कि जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने रैंकिंग की है कंजप्शन के बेसिस पे, जबकि हम इसको किस वे में लेके जा रहे थे, हम सोचते हैं जैसे ही हमारे दिमाग में क्या आता है, जब हम बात करते हैं हमारे गिनी इंडेक्स की, तो हमारे दिमाग में आती है इनकम इनइक्वालिटी। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम इक्वल हैं लेकिन कंजप्शन की टर्म्स में इक्वल है। अब कंजप्शन की टर्म्स में इक्वल का मतलब भी आप समझ लीजिए, यानी एक दिन में जो बंदा कंजप्शन पर, फॉर एग्जांपल आप खाना जो भी अपना कंजप्शन कर रहे हैं, नॉट खाना ओनली, जो भी आप कपड़ों पे स्पेंड कर रहे हैं, वो मान लीजिए आप 100 रुपये खर्च रहे हैं, ठीक है। एक गरीब है वो 100 रुपये खर्च रहा है और अमीर है वो भी 100 रुपये खर्च रहा है, तो वो दोनों क्या है, बराबर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंजप्शन इक्वालिटी, ठीक है। जबकि इनकम इनइक्वालिटी के हिसाब से देखें तो रिच जो है वो 100 रुपये खर्चने के बाद भी वो सेव करता है, जबकि जो गरीब है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ वो 100 रुपये खर्च पा रहा है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से हम इनकम में तो अनइक्वल है, लेकिन हम जो हमारी कंजप्शन इक्वालिटी है उसमें हम इक्वल हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर न्यूज़, दिस इज़ द लास्ट न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ उन तक शेयर करें, क्योंकि ये एक जर्नल चीज़ है। ये आप किसी भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को भेज सकते हैं जिसको जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि हमारी वर्ल्ड में क्या चल रहा है ना, वर्ल्ड में, इंडिया में क्या चल रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।